अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि नावल का आगाज़ करें, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। नावल इश्कबाज असकलम फरवा खालिद किस्त नंबर 8। अखबार खोलते मुसफ़्फ़ा की नज़रें पहले सफ़े पर जगमगाती खबर पर साकित हुई थीं। सामने तस्वीर में बना वही मंजर था जिसकी गुनाहगार आंखें पहले भी देख चुकी थीं। नामवर बिजनेसमैन और खानज़ादा मल्टीनेशनल कंपनी का CEO आर्यान खानज़ादा अपनी साबका माशूका के, जो कि अब सुभान मलिक की बीवी भी हैं, के साथ पार्टी की रात काफ़ी मुकाबिल एतराज़ हालत में पाए गए थे। ओ गॉड, तो क्या वो लड़की इस शख्स की बीवी नहीं थी? मुसर्रत तो अपनी आंखों से गुर्बत के ये नज़ारे देख चुकी थी। वो लड़की भी तो अपनी मर्जी से इस शख्स के इतने करीब खड़ी थी। अल्लाह माफ़ करे, कितने बेशर्म लोग हैं ये। मुसर्रा लाल पड़ते चेहरे के साथ अखबार दूर उछाल गई थी। इसके घबराने की ज़्यादा बड़ी वजह यही थी कि इसका आज इसी कंपनी में इंटरव्यू था। ये जॉब इसके लिए बहुत अहम थी। इस इंटरव्यू के लिए वो पिछले 1 महीने से तैयारी कर रही थी। अब इसी शख्स के वहाँ CEO होने का सुनकर इसे ये जॉब हाथ से जाते मालूम हुई थी। ईज़ल, कहाँ हो तुम? यार जल्दी से रेस्टोरेंट पहुँचो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इसका इंटरव्यू 3 घंटे बाद था। वो भी कुछ देर आराम करने की घर से बिस्तर पर लेटी थी। सब घर वाले ख़ानदान की कोई शादी अटेंड करने शहर से बाहर गए हुए थे। इसी वजह से वो सुकून में थी, वरना इन सब ने तो कसम खा रखी थी इसे सुकून से नहीं बैठने दिया जाएगा। वो इन सब के साथ अच्छे से रहने की कोशिश करती थी, मगर फिर भी कुछ ऐसा हो जाता था कि सब इसके खिलाफ हो जाते थे। क्या मतलब? ऐसा क्या हो गया? मैंने आज छुट्टी ली थी। ईज़ल सख्त बदमज़ा हुई थी। इसकी ज़िंदगी में तो जैसे आराम था ही नहीं। सर का ऑर्डर है, अगले आधे घंटे में सब लोग रेस्टोरेंट में मौजूद हों। किसी केस के सिलसिले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने आना है। अगर तुम ना हुई तो ज़्यादा फंस जाओगी, इसलिए जल्दी से आ जाओ। रीमा को इस बेज़रर सी लड़की से हमदर्दी महसूस हो रही थी, जो इस मामले में ज़्यादा फंसी हुई थी, क्योंकि आर्यान खानज़ादा ने वाज़ेह तौर पर इस लड़की का कहा था जो इस रात इसके रूम में आई थी। इज़ल के पास इनकार करने का कोई जवाब नहीं था। अगले आधे घंटे में वो रेस्टोरेंट में सब लोगों के बीच खड़ी थी। स्टाफ का हर बंदा इसे अजीब मशकूक निगाहों से देख रहा था, जैसे वो बहुत बड़ी मुजरिम हो। इनका रेस्टोरेंट सील करवा दिया गया था। ये सब कुछ आर्यान खानज़ादा करवा रहा था। वो जानता था इसके खिलाफ ये साजिश किसने की थी, मगर इसे वो तमाम सबूतों के साथ पूरी दुनिया के साथ बेनकाब करना चाहता था। कितनी रकम बटोरी है तुमने ये सब करने के लिए? तुम जैसे गरीब लोग ऐसे ही बिकने को तैयार बैठे होते हैं। तुम्हारी तो अपनी कोई इज्जत नहीं है, मगर वो बड़े लोग बहुत इज्जतदार होते हैं, ये सब बर्दाश्त नहीं करते। अब तुम्हारा बच पाना बहुत मुश्किल है। वहीदा, जो इससे काफ़ी सीनियर थी और हमेशा जाने क्यों इसके हुस्न से नाला नजर आती थी, इस वक्त इससे सबसे ज़्यादा फंसता देख इसे अनजानी सी खुशी महसूस होने लगी थी। ईज़ल ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। इसे इंटरव्यू में पहुंचना था, 2 घंटे रह गए थे। वो सब लोग एक लाइन में मुजरिमों की तरह खड़े कर दिए गए थे। इनका मैनेजर और इंतज़ामिया के सब लोग इस कतार में मौजूद थे। इस रईसज़ादे ने किसी को नहीं बख्शा था। जब कुछ ही देर बाद पुलिस की भारी नफरी और कुछ स्पेशल फोर्स के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां पहुंचे थे, सब लोगों से मुख्तलिफ सवाल करते से साइड पर कर दिया गया था। इसे कोई सवाल नहीं किया गया था, मगर वो सबसे अलग खड़ी शदीद घबराहट का शिकार हो रही थी, क्योंकि इसे इन सब की निगाहें बहुत बुरी तरह अपने वजूद में उतरती महसूस हो रही थी। इसने कुछ नहीं किया था, फिर भी इसे मुजरिमों की तरह देखा जा रहा था। ईजल की आंखों से आंसू बह निकले थे। इसहाक साहब, हमने आपकी पूरी टीम से इन्वेस्टिगेशन कर ली है, मगर जब तक हम ना कहें इन लोगों में से कोई भी मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस लड़की से खास तौर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इनका सीनियर ऑफिसर अजीब एक्सरे करती निगाहों से इस इज़ल को घूरते मैनेजर से मुखातिब हुआ था, जिस पर स्टाफ के तमाम लोगों की परेशान कुन निगाहें इज़ल की जानिब उठी थी। इस मुल्क में ये खास इन्वेस्टिगेशन किस तरह की हो सकती थी वो बहुत अच्छे से समझ रहे थे। इन्हें ये ऑफिसर ठीक नहीं लगा था, मगर वहाँ जो भी बोलता वो फंस जाता। मगर मुझे ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है यहाँ सबके सामने करें। ईज़ल कांपते लहजे में बोली थी। इसे भी इंटरव्यू के लिए भी जाना था, इसके पास वक्त नहीं था। इसहाक साहब ने इन लोगों की निगाहों से बचते ये सारा मंजर कैप्चर करते एक नंबर पर भेज दिया था। मगर अम्मी, मुझे अभी ड्यूटी के लिए निकलना है। मुस्वरा फिर से किसी के आगे नुमाइश बनकर नहीं जाना आना चाहती थी। वो तंग आ चुकी थी इस सब से। इसे शादी ही नहीं करनी थी। मना कर दो। अमीना बेगम ने खफकी दिखाई थी। इससे पहले कि मुस्वरा उन्हें कोई जवाब देती, इसका मोबाइल बज उठा था। क्या? ओ नो, मैं अभी आ रही हूँ। फ़ोन सुनते इसके चेहरे पर परेशानी भरे तासरात बिखरे थे। जिस पेशेंट का इलाज करके इसने जीके के नामी दरिंदे से दुश्मनी मोली थी, इसकी हालत अचानक से बिगड़ गई थी। इसे किसी ने जहर का इंजेक्शन देने की कोशिश की थी। अब भी कोई डॉक्टर या नर्स इसके करीब जाने को तैयार नहीं थे। जीके का डर सबके दिलों में बसा हुआ था। कोई भी इसके आगे आने की हिम्मत नहीं रखता था। हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, मुझे अभी निकलना होगा। मुस्फरा फिक्रमंदी से उठ गई थी। अमीना बेगम और बिस्मा इसे फिर से उजरत में जाता देख ठंडी सांस भरकर रह गई थी।
भैया जल्दी से अलमुमताज़ हॉस्पिटल पहुंचा दें। टैक्सी में बैठते ही इसने उजलत में कहा था। इसे बहुत फिक्र हो रही थी, न जाने वो बेचारा कौन था, इसके माँ बाप कहाँ थे, वो इस दरिंदे के आगे क्यों कर चढ़ गया था, जिसकी हालत नाजुक हालत में भी इससे बख्शा नहीं जा रहा था। मुस्फरा को जीके से मजीद नफरत महसूस हो रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि कल इसी भी जहर का इंजेक्शन ही लगा आती। पिछला दरवाज़ा ख़राब है, आगे बैठो बीवी, इस टैक्सी के दरवाजे के साथ जोर आजमाई करते देख ड्राइवर ने कहा था। मुस्फरा ने निगाहें उठाकर इस ड्राइवर की पूछ को घूरा था। अगर टैक्सी ख़राब थी तो इसे लाने की क्या ज़रूरत थी। इस वक्त दूर दूर तक कोई टैक्सी रिक्शा नहीं था, इसलिए मजबूरन इसे आगे आकर बैठना पड़ा था। ड्राइवर के स्टीयरिंग पर मौजूद झुर्रियों ज़्यादा हाथों को देख इसने गर्दन घुमाकर इसके लंबे बालों वाले अजीबोगरीब ड्राइवर को देखा था, जो अब गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। इस शख्स के स्याह कंधों से नीचे आते बाल, बड़ी बड़ी मूछें और झुर्रियों ज़्यादा चेहरा, मुस्फरा को अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी थी। इसे खुद पर गुस्सा आने लगा था कि ये कैसे अजीब इंसान के साथ बैठ गई थी। गाड़ी तेज़ चलाओ, मुझे जल्दी पहुँच हॉस्पिटल, मेरे पेशेंट की तबीयत क्रिटिकल है। मुस्फरा इसकी रेंगती हुई टैक्सी देख जिद होते ही बोली थी। न जाने ये शख्स इस खटारा गाड़ी को चला कैसे रहा था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इसके जवाब न देने पर वो खफगी से बोली थी, जिसके जवाब में इसने चेहरा मोड़कर मुस्फरा की जानिब देखा था, जिसके साथ ही मुस्फरा के लबों से अल्फाज गुम हुए थे। इसकी आंखों का रंग बेहद सुर्ख था, जैसे इनमें खून उतरा हो। मुस्फरा की रंगत खौफ से जर्द हुई थी। यह गाड़ी इसी स्पीड पर चलेगी। वही आम सा लहजा जो टैक्सी ड्राइवर्स का होता था, वो चेहरा मोड़ चुका था, मगर मुस्फरा अभी तक अपनी जगह पत्थर बनी रही थी। वो सिर्फ आंखें आम इंसान लोगों जैसी नहीं थीं, वो अपनी जगह सुन्न हो चुकी थी। टैक्सी रोको, अब वो मुश्किल बोल पाई थी, मगर दूसरी जानिब असर नहीं हुआ था। मुस्फरा को अपने गिर्द खतरे की घंटियां बजती सुनाई दी थी। प्लीज़ एनीबॉडी हेल्प, प्लीज़ मदद करो मेरी कोई, ये शख्स मुझे अगवा करना चाहता है। इसने अपनी लहू रंग आंखों से एक बार फिर मुस्फरा की जानिब देखा था, जिसके बाद इसकी रीढ़ की हड्डी तक खौफ और इस शख्स की वहशत से सनसना उठी थी। वो घबरा कर चिल्लाने लगी थी। अब एहसास हो रहा था कि वो गलत इंसान के साथ बैठ चुकी थी। वो ऐसे ही चिल्ला रही थी जब अचानक इस शख्स ने इसे कलाई दबोचते से अपनी जानिब खींच लिया था। गाड़ी सुनसान जगह पर रुक चुकी थी। मुस्फरा को लग रहा था कि वो खौफ से मर जाएगी। कुछ बुरा होने के ख्याल से इसका पूरा वजूद कांप रहा था। इसने अभी तक जीके का असल चेहरा नहीं देखा था। कल रात इस शख्स का जख्मी हालत में भी मुख्तलिफ गेटअप था, और आज भी वो अजीबो गरीब हुलिये में था, लेकिन इसके वजूद से उठती मसहूर कुन खुशबू वैसी ही थी, जो असाब को जकड़ने की सलाहियत रखती थी। इसके खींचने पर वह एकदम से इसके नहायत करीब आ गई थी। जब इस शख्स ने अपनी पॉकेट से पिस्टल निकालते इस मुस्फरा की शायरक पर रखा था, मुस्फरा का दुपट्टा सिरक कर इसकी गोद में आन गिरा था। वो इस शख्स की इस बेबाक हरकत पर सर से पैर तक लाल हुई थी, मगर इस वक्त वो इन सुख आंखों के खौफ से भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। इसका झुर्रियों ज़्यादा चेहरा बहुत अजीब सा था। इसकी आंखें चेहरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। मेरे दुश्मन की मसीहा बनी हो तुम, जिसकी सज़ा बहुत इबरतनाक होगी। पल पल मरोगी अब, मगर तुम्हारी मसीहाई करने वाला कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें अगवा ही करना होता तो इस तरह चीखने चिल्लाने की मोहलत भी नहीं मिलनी थी। अब अगर आवाज़ निकली तो जीके अपने तरीके से खामोश करवाएगा तुम्हें। इसकी शहरग पर गन की नोक को जोर से दबाते हुए अपना चेहरा इसके चेहरे के नहायत करीब ले आया था। इसकी निगाहों का फोकस मुस्फरा के कांपते लबों पर था, जिस पर मुस्फरा ने खौफ के आलम में आंखें सख्ती से मीच ली थीं। इसे जलन महसूस होने लगी थी। ये इंसान नहीं, हैवान था। हर बार वो इसे ये बात अच्छे से बावर करवाता देता था। इसकी गर्दन से पिस्टल हटाता हुआ अब इसकी नोक मुस्फरा के लबों पर फिर रहा था। मुस्फरा को लगा इसकी जान निकल जाएगी। वो ना आंखें बंद कर पा रही थी और ना ही खोल पा रही थी। अजीब सा एहसास था जो पूरे वजूद में सरायत कर गया था, मगर अगले ही लम्हे इसकी कलाई आज़ाद करता इसे पीछे धकेल गया था। मुस्फरा की सांसें मंजमद हो चुकी थीं। खौफ के मारे धड़कनें रुक सी गई थीं। वो सीट पर ढह सी गई थी। इस शख्स ने अपने करीब गिरा मुस्फरा का दुपट्टा इसके मुंह पर उछाल दिया था। अब की बार वो गाड़ी इतनी तेज चला रहा था कि मुस्फरा को लगा था कि वो हॉस्पिटल नहीं, सीधी अगले जहान पहुंच जाएगी। न जाने कितनी जगह गाड़ी लगते लगते बची थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी इसके हॉस्पिटल के सामने रोक दी गई थी। मुस्फरा ने इस दौरान एक बार भी पलट कर इसकी जानिब नहीं देखा था। दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ पर तेजी से खोलती बाहर निकलने को थी, जब इस शख्स ने एक बार फिर इसकी नाजुक कलाई अपनी आहनी बेरहम गिरफ्त में लेते इसे अपनी जानिब खींच लिया था। इसकी गिरफ्त इतनी जालमाना थी कि मुस्फरा के लबों से बेख्तियार चीख बरामद हुई थी। जीके अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता। बहुत गलत इंसान से उलझ बैठी हो, सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अब तुम्हारी। इसकी शायरक पर अपने दिए के सुर्ख निशान को गहरी शफाक निगाहों से घूरता वो तकलीफ के आलम में इसके आंखों में उतरते आंसू को देखते सी कलाई आज़ाद कर गया था। जबकि मुस्फरा में अब हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो अपनी कलाई को ज़रा सा मूव भी कर सके। दूर से इसकी जान जान निकल रही थी। वो तेज़ी से गाड़ी से निकल आई थी। पूरी गाड़ी में इसकी दिलफरेब महक और वहशतनाक निगाहों को जाल बिखरा हुआ था। इसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा था, मगर इस शख्स की नागवारियत भरी निगाहें मुस्फरा की कलाई को दुपट्टे से रगड़ने जाने वाली अमल पर जम कर रह गई थी। वो इसके लम्ब से कराहियत महसूस करती अपनी कलाई को साफ कर रही थी।
اگلے ہی لمحے وہ گاڑی آخری سپیڈ پر رکھتا وہاں سے بھگا لے گیا تھا، جبکہ مسفرہ نے ایک بار بھی پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ آریان خان زادہ اپنے آفس میں بیٹھا ایک بہت ہی اہم میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا جب اسے وہ ویڈیو کلپ موصول ہوا تھا جسے دیکھتے اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ میٹنگ وہیں برخاست کرتے اس نے کال ملاتے اپنے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ چہرے پر انتہائی غضبناک تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ سر، ہماری انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، جلدی آپ تک رپورٹ پہنچا دی جائے گی۔ اس کی کال پک کرتا وہ آفیسر مؤدبانہ لہجے میں بولا تھا، اس لڑکی کو فون دو۔ خیر آلود لہجے میں حکم دیا گیا تھا جو سنتے اس آفیسر نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تھا۔ آریان خان زادہ تک یہ خبر کیسے پہنچی تھی؟ الجھتے ہوئے اس نے ایزل کی جانب موبائل بڑھا دیا تھا۔ تمہاری گردن میں جو لاکٹ ہے وہ کس نے دیا تمہیں؟ اس شخص کے لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ اس کی بات پر ارد گرد کے موجود لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ایزل نے گھبرا کر اپنے لاکٹ کی جانب دیکھا تھا۔ مما نے۔ ایزل شدید گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ سامنے کھڑے آفیسر کی گندی نظریں اور اب اس شخص کا آگ اگلتا لہجہ وہ اتار کر اپنے دائیں جانب کھڑے آفیسر کو دو۔ اگلا حکم صادر کیا گیا تھا، کیوں یہ میری ماما کی آخری نشانی ہے، میں یہ نہیں دیکھ سکتی۔ ایزل اب بھی اس شخص کی دہشت سے انجان تھی، اس لیے اس طرح منہ پر انکار کر گئی تھی۔ سامنے کھڑا آفیسر عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اب یہ لڑکی اس کے پاس ہی بھیجی جانی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ناول جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ مزے کی ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔